हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तथा परावैद्युत पदार्थ को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो किस प्रकार व्यवहार करते हैं। बच्चों, इसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उन परावैद्युत पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना होता है, यानी वो शून्य नहीं होता। तो बच्चों, आज भी हम परावैद्युत पदार्थ की कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो हम इस प्रकार देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि जब परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो ध्रुवण होता है तो उसकी परिभाषा क्या होगी, यानी हम परावैद्युत ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम इसको इस बार परिभाषित करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन बोर्ड में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आती है। बच्चों, उसके बाद परावैद्युत पदार्थ की वैद्युत प्रवृत्ति। तो बच्चों, वैद्युत प्रवृत्ति जो है हर परावैद्युत पदार्थ का एक स्पेशल व्यवहार होता है और ये सबके लिए अलग अलग होती है। तो उस वैद्युत प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे और इसका हम फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसके बाद बच्चों, जो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक होगा बच्चों, वो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र व परावैद्युतांक में संबंध। बच्चों, ये जो संबंध निकल के आएगा ये बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होगा और 1 और 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम परावैद्युत जो हमारा ध्रुवण है उसको परिभाषित करेंगे। बच्चों, मैं आपको इसमें एक खास बात बताना चाह रहा हूँ। इसको पहले हम परिभाषित कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर बच्चों उस फॉर्मूले से हम परावैद्युत जो ध्रुवण होता है उसका व्यंजक निकालेंगे, ठीक है, कि वो किस प्रकार से हम किस राशि में उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे बच्चों पहले परावैद्युत ध्रुवण की अगर परिभाषा देखें तो हम क्या कह सकते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, तो अगर हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ का कोई टुकड़ा लें तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उस पदार्थ का ध्रुवण कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसे बच्चों कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और बच्चों मैं इस पे वेक्टर साइन लगा के आपको बताना चाहता हूं कि ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों, इस फॉर्मूले से अगर हम देखें कि अगर ध्रुवण को हम कैपिटल P से प्रदर्शित करें और इस पे एक वेक्टर का साइन लगा लें तो वो होता है प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। तो द्विध्रुव आघूर्ण को बच्चों स्मॉल p से रेफर किया जाता है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। बच्चों, इसमें थोड़ा सा अंतर हमेशा ध्यान रखना कि जो ध्रुवण है जिसे हम पोलराइजेशन भी कहते हैं वो कैपिटल P से, और जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो स्मॉल p से रेफर होता है। और प्रति एकांक आयतन का मतलब है बच्चों जितना भी हमने पदार्थ लिया है उसके हम आयतन से उसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा प्रति एकांक आयतन, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों, इस तरीके से ये फॉर्मूला है। मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं, जब ध्रुवण को परिभाषित किया गया तो उसको इस फॉर्मूले से ही परिभाषित किया गया, लेकिन अब इसमें किसी पदार्थ का अगर हम कोई टुकड़ा ले लें तो उसमें हम पोलराइजेशन कैसे यानी ध्रुवण कैसे निकालेंगे, किस फिजिकल राशि यानी उसका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं हम लोग और किस राशि में उसे ईजिली निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे इसकी यूनिट देखूँ यानी मात्रक देखूँ तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए। बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण जो भी बच्चे हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हैं वो जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो, अगर यहाँ पे आप फॉर्मूला देखो तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है Q × 2L। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो Q यानी आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों क्या होता है, कूलम, और लेंथ का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और बच्चों आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो बच्चों, इस प्रकार हमें पोलराइजेशन का जो एक मात्रक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है कूलम। और अगर हम यहाँ पे देखें 1 मीटर से 1 मीटर की पावर चली जाएगी तो हम कहते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर बचेगा, जिसे हम कह सकते हैं कूलम मीटर -2, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें ध्रुवण के लिए एक व्यंजक प्राप्त हो जाता है। बच्चे, इसमें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सिर्फ 1 नंबर में परिभाषा लिखने के लिए आती है, लेकिन इसका जो व्यंजक अब आगे आएगा उसका बहुत उपयोग है। अब जैसे कि स्टूडेंट परिभाषा में हमने लिखा हुआ है कि कोई परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, तो बच्चों हम एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने परावैद्युत पदार्थ का हमने कोई टुकड़ा ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट, जिसकी लेंथ मैंने L ली है और बच्चों इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसे मैंने कैपिटल A माना है, ठीक है स्टूडेंट। बच्चों, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं कि मैंने इस परावैद्युत पदार्थ को एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसके लिए मैंने एक धनात्मक और एक ऋणात्मक प्लेट दिखाई हुई है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का काम करेंगे। तो इसमें मैं आपको बताने की जरूरत नहीं समझता, जो पहले स्टूडेंट है वो जानते हैं कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आपको पता है यहाँ से धनात्मक से निकलेगा इस तरीके से विद्युत क्षेत्र, और ये हमने पिछली क्लास में अच्छी तरह पढ़ लिया तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। और यहाँ ऋणात्मक से इस प्रकार से
चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पे हमें थोड़ा सा ज़्यादा बात नहीं करनी अभी इस बारे में, चाहे तो हम इसे थोड़ा यहाँ तक मिला दें। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि जो पराविद्युत पदार्थ जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसमें ध्रुवण हो जाता है, यानी जो इसके एटम यानी परमाणु के निगेटिव चार्ज हैं, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर तो नहीं आ पाते लेकिन वो थोड़ा आकर्षित हो जाते हैं। तो हमने देखा था कि उसके पृष्ठ पे इस तरफ ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और बच्चों इस पृष्ठ पे धनात्मक आवेश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों इसमें मैंने एक बात और बताई थी आपको कि ये जो पराविद्युत पदार्थ के ये जो आवेश होते हैं इनको परिबद्ध आवेश बोला गया, ये मुक्त आवेश नहीं कहलाते। ये सब बातें आपको याद रखनी है, ये परिबद्ध आवेश कहलाता है, परिबद्ध आवेश, क्योंकि बच्चों ये अपने परमाणुओं को नहीं छोड़ पाते, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें कि जितना ऋणात्मक आवेश इसके इस पृष्ठ पर है उतने धनात्मक आवेश इसके इस पृष्ठ पर है, तो दोनों तरफ की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसे सिग्मा पी से शो कर दें और इसे भी सिग्मा पी से शो कर दें तो इसका मतलब है जो ध्रुवण हुआ है यानी जो आवेश ध्रुवण के कारण अलग हुए हैं उसका जो आवेश घनत्व है उसे हम सिग्मा पी से दिखा रहे हैं। और चाहे तो हम इसे चिन्ह से भी दिखा सकते हैं कि एक तरफ धनात्मक आवेश है एक तरफ ऋणात्मक आवेश है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों आवेश घनत्व कैसे होंगे स्टूडेंट? सेम होंगे। तो बच्चों अब हम थोड़ा देर से आराम से गौर से देखें कि हमने ये देख लिया कि ध्रुवण हो चुका है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ध्रुवण जो हुआ है उसका व्यंजक चाहिए कि हम कैसे पता लगाएं कि कितना ध्रुवण हुआ है। तो बच्चों परिभाषा तो ये कहती है कि अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लें, क्योंकि हमने देखा है कि प्रति एकांक आयतन में द्विध्रुव आघूर्ण होगा वही इसका ध्रुवण कहलाएगा। तो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे रेफर करते हैं आप जानते हैं? स्मॉल पी से, हमने फॉर्मूला भी देख लिया था। और बच्चों प्रति एकांक आयतन कितना होगा उसका? V होगा। तो बच्चों अगर हम इसे कैलकुलेट कर लें तो हम इस पूरे पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं? ध्रुवण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों ये आपको अच्छी तरह पता है कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है जितना भी आवेश होता है उसके पास और जितना उसकी लेंथ होती है। ठीक है स्टूडेंट, 2L से हम रेफर करते हैं। और बच्चों आयतन कितना होगा? आयतन को हम कह सकते हैं बच्चों अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो एरिया है यानी जो इसका एरिया है कैपिटल ए, और जो बच्चों इसकी लेंथ है। बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है वो जो हम अगर बात करें तो बेसिकली वो L का काम कर रही है तो हम उसे L लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे भी हम इसे कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की यहाँ पे लेंथ है माइनस प्लस के बीच की लेंथ 2L की जगह हम इसे L लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूला बता देंगे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है बेसिकली Q इंटू 2L होता है। ठीक है स्टूडेंट, वो एक अलग बात है कि यहाँ पे 2L की जगह हमने कितना लिया है? L ली हुई है। तो अब आप आराम से देख सकते हैं कि हमें क्या मिल गया है बच्चों? आवेश मिल गया है और L मिल गया है और अपॉन में वॉल्यूम यानी आयतन मिल गया है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें कि इसको हम किसी और हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं आपको बता दूं, हम थोड़ा इसे ईजी फॉर्मूले में ला रहे हैं, ऐसा ईजी फॉर्मूला जिसमें हम ध्रुवण को आराम से निकाल सकें। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो परिभाषा निकाली गई थी वो द्विध्रुव आघूर्ण से निकाली गई थी, लेकिन क्या बच्चों हर परमाणु के जो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है सबका द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो इसकी परिभाषा से हम एक ऐसा व्यंजक निकालना चाह रहे हैं जो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें लेंथ से तो लेंथ कटी जाएगी, ये तो आप देख ही रहे हो। बच्चों Q अपॉन एरिया क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे Q जो है मुक्त आवेश तो है नहीं, तो यहाँ पे परिबद्ध आवेश, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के P लगा देता हूं जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये P है यानी ये मुक्त आवेश नहीं है, ये ध्रुवण वाला आवेश है जो परिबद्ध आवेश है। तो बच्चों जो हम कह सकते हैं जो ध्रुवित आवेश है, चाहे हम ऋणात्मक ले लें चाहे धनात्मक ले लें, दोनों सेम होते हैं। और अपॉन एरिया, तो यानी जो आवेश बटा एरिया होता है बच्चे वो होता है आवेश घनत्व। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये परिबद्ध आवेश का है तो इसमें हम सिग्मा P लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है बच्चों, और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास? कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि Q अपॉन A ले लिया है, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों में यहाँ पे एक बात हमें बता देनी चाहिए कि हमने ये क्या लिया है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सिग्मा होता है आवेश घनत्व वो होता है Q अपॉन एरिया। तो ये तो हम आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ सिग्मा P, चाहे वो ऋणात्मक आवेश लें चाहे धनात्मक आवेश लें, हमने आवेश नहीं लिया, हमने सिर्फ आवेश घनत्व लिया है। P का मतलब मैं दोबारा बता दूं बच्चों, जो ध्रुवित हुआ है आवेश। तो अब आपको सीधा सीधा एक बात पता चलती है बच्चों, बहुत गौर से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास आया। हम ये कह सकते हैं जो ध्रुवण होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण प्रति एकांक आयतन होता है। और बच्चों जब हमने उसे सॉल्व करके देखा तो हमारे पास सीधा सीधा आ गया कि जितना आवेश घनत्व उत्पन्न होगा किसी भी पृष्ठ पे उसे हम उस पदार्थ का ध्रुवण कह सकते हैं यानी पोलराइजेशन कह सकते हैं। तो हमें एक सिंपल व्यंजक प्राप्त हो गया कि उत्पन्न आवेश घनत्व, जितना भी आवेश घनत्व किसी भी एक पृष्ठ पे उत्पन्न होता है वो ही उस पदार्थ का क्या कहलाता है बच्चों? ध्रुवण कहलाता है। तो सीधा सीधा ये व्यंजक हमें याद रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हमने ध्रुवण का जो व्यंजक भी प्राप्त कर लिया। तो आप एक चीज़ और देखो, अब ध्रुवण की एक और परिभाषा में मिलती है जो इस प्रकार है बच्चों, गणितीय रूप में अगर हम देखें, ठीक है, तो गणित रूप में हमें क्या प्राप्त होता है कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ का जो ध्रुवण होता है वो उसके परस्पर उत्पन्न पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है, यानी जितना उसका आवेश घनत्व उत्पन्न होगा उतना ही हम कह सकते हैं कि वो ध्रुवित हुआ है। तो बच्चों हमें जो फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, ध्रुवण बराबर यानी पोलराइजेशन P बराबर सिग्मा P। P का मतलब है हमारा ध्रुवित आवेश, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे जो आवेश है, आवेश घनत्व जो है प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है वो तो स्केलर अदिश राशि है, तो यहाँ पे जो ध्रुवण है वो हमने सदिश बोला है, ये कैसे पॉसिबल है। तो बच्चों ये गणितीय मान है, और जब हम किसी भी राशि की न्यूमेरिकल या गणितीय मान पढ़ते हैं तो बच्चों वो उसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम कोई उसकी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे। जब डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम फॉर्मूला कौन सा पढ़ते हैं, तब हम ध्रुवण को बोलते हैं कि जो ध्रुवण होता है वो जो द्विध्रुव गुण उत्पन्न होता है प्रति एकांक आयतन में उसके बराबर होता है। तो हम दिशा की बात करेंगे तो हम इस द्विध्रुव को चेक करेंगे। तो हम जानते हैं जो भी द्विध्रुव आगुण होता है बच्चों उसकी दिशा किस तरफ होती है, हम जानते हैं द्विध्रुव आगुण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ, आप जानते हैं इस तरीके से। तो बच्चों द्विध्रुव आगुण हमेशा स्मॉल p से रेफर होता है, तो जो पोलराइजेशन होगा तो हम कहेंगे जो ध्रुवण हुआ है उसकी दिशा भी जो होगी बच्चों वो माइनस से प्लस की तरफ होगी। फर्क इतना है जो ध्रुवण होता है बच्चों वो कैपिटल P से दिखाया जाता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ध्रुवण का जो गणितीय मान होता है वो आवेश घनत्व के इक्वल होता है, और जो इसकी दिशा होती है वही होती है जो द्विध्रुव आगुण की होती है। तो इस प्रकार ध्रुवण से रिलेटेड हमारी सारी जितने भी टॉपिक की परिभाषा है वो हमारी क्लियर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अब जो हम परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं उसको आपको थोड़ा सा समझना है और फिर उसको याद भी रखना है। बच्चों इसको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जो बच्चों परिभाषा है वो है पराविद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति, ठीक, यानी हर पराविद्युत की वैद्युत प्रवृत्ति अलग अलग होती है। बच्चों वैद्युत प्रवृत्ति का मतलब है किस पराविद्युत के अंदर कितना ध्रुवण होता है, कितना वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और कितना बाह्य विद्युत क्षेत्र का अपोज करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास देखी थी वो जानते हैं कि जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत पदार्थ रखा जाता है तो वो अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाता है, और उसके बाद जो बाह्य विद्युत क्षेत्र और पराविद्युत पदार्थ का जो ध्रुवित विद्युत क्षेत्र होता है उनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसे हम कैपिटल E बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट, नेट विद्युत क्षेत्र। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पराविद्युत का जो ध्रुवण होता है बच्चों वो अनुक्रमानुपाती होता है पराविद्युत के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र E जितना उत्पन्न होता है, जितना बच्चों विद्युत क्षेत्र नेट E उत्पन्न होगा हम उतने कह सकते हैं कि उसका ध्रुवण होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक बात दूर करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि जो ध्रुवण हुआ वो तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण E नॉट के कारण हुआ, तो हमें तो E नॉट के लिए लेना चाहिए। लेकिन बच्चों पराविद्युत के लिए जो वैज्ञानिकों ने या परिभाषा निकाली वो उस विद्युत क्षेत्र के लिए निकाली जो पराविद्युत के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र बसता है E, और ये भी बाह्य विद्युत क्षेत्र का बचा हुआ पार्ट होता है। तो इसी के पक्ष में हमें परिभाषा याद करनी पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो P जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनुक्रमानुपाती वो किसके है बच्चों, वो है नेट विद्युत क्षेत्र कैपिटल E, ठीक है स्टूडेंट। ये जो और बच्चों ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का ही मान है जो पराविद्युत के अंदर बच जाता है। बच्चों अगर हम जानते हैं कि हमें कोई परिभाषा या कोई मान चाहिए तो उसके लिए हमें एक नियतांक चाहिए, क्योंकि हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहते हैं। तो बच्चों अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाना चाहें तो हमें एक नियतांक लेना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये सिंबल को बोला जाता है काई, ठीक है, और यही उस पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। और बच्चों इसके बाद हमें एक नियतांक और लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी आपसे देख सकते हैं ये बाह्य विद्युत क्षेत्र का बचा हुआ पार्ट है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र का अगर बचा पार्ट है तो कम से कम एयर में तो मूव कर रहा होगा वायु में, तो हमें एक नियतांक और लेना पड़ेगा, क्या, विद्युतशीलता, ठीक है स्टूडेंट। और यहां पे क्या आ गया बच्चों, कैपिटल E। यहां पे मैं बच्चों बताना चाहूंगा ये जो काई है यही पराविद्युत पदार्थ की बच्चों विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। विद्युत प्रवृत्ति, इसे हम कहते हैं विद्युत प्रवृत्ति। ध्यान से बच्चों इसे बहुत ध्यान से याद करना है, ये बहुत पूछी जाती है, विद्युत प्रवृत्ति, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे हमें क्योंकि विद्युत प्रवृत्ति के बारे में बात करनी है तो हम कह सकते हैं कि यहां से हमें काई का फॉर्मूला जो मिला वो कितना मिला बच्चों, विद्युत प्रवृत्ति का, तो हम कह सकते हैं P/ε0 × कैपिटल E,
ठीक है स्टूडेंट। बच्चों यहाँ पे एक बात गौर करके मैं बताना चाहूंगा, बहुत बुक्स में जो रिफ्रेशर होती है, इवन एनसीईआरटी में एप्सिलॉन नॉट को नहीं रखा गया है, और मैंने एप्सिलॉन नॉट को इसलिए रखा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र होगा तो कम से कम कोई माध्यम तो उसके आसपास होगा, वायु तो होगी, तो एप्सिलॉन नॉट भी लेना जरूरी है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि वहां पे एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परिभाषा को ध्यान रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे जो पराविद्युत की जो परिभाषा है अब उसको परिभाषित करेंगे, पर एक बार इसे समझ लेते हैं। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ध्रुवण है प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र का जो रेशो है, यानी हम कह सकते हैं ध्रुवण तथा जो विद्युत क्षेत्र है पराविद्युत का, उसका जो अनुपात है उसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, विद्युत प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित करेंगे इस प्रकार। तो बच्चों हम विद्युत प्रवृत्ति को एक बार परिभाषित कर लेते हैं, ये तो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा आती है। तो बच्चों जैसा कि हमें फार्मूले में साफ साफ दिख रहा है कि जो ध्रुवण होता है और जो पराविद्युत पदार्थ के अंदर नेट विद्युत क्षेत्र होता है उसका विद्युतशीलता के जो गुणनफल के साथ अनुपात होता है ध्रुवण का, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत प्रवृत्ति। तो बच्चों ध्यान से हम देखते हैं कि पराविद्युत पदार्थ में उत्पन्न ध्रुवण, ये उत्पन्न ध्रुवण हो गया बच्चों, ठीक है, और उसके अंदर उत्पन्न नेट विद्युत क्षेत्र, ये उसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र हो गया के एप्सिलॉन नॉट के साथ गुणनफल, और इसका एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या हो गया बच्चों, गुणनफल का अनुपात पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेट विद्युत क्षेत्र का एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के साथ जो ध्रुवण का अनुपात होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पराविद्युत की विद्युत प्रवृत्ति। बच्चों यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, पराविद्युत जो होता है, ये जो प्रवृत्ति होती है विद्युत प्रवृत्ति, हर पराविद्युत पदार्थ की अलग अलग होती है। यानी अगर मैं आपसे कुछ बात करूं कि अगर एक पराविद्युत पदार्थ ऐसा है कि जिसकी विद्युत प्रवृत्ति 1 से ज्यादा है और एक पराविद्युत पदार्थ ऐसा है जिसकी प्रवृत्ति 1 से बहुत ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। बच्चों जिसकी विद्युत प्रवृत्ति 1 से बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो पराविद्युत पदार्थ जो होता है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पे बहुत ज्यादा ध्रुवित होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ध्रुवण होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं अगर काई बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या ज्यादा हुआ बच्चों, उसका ध्रुवण बहुत ज्यादा हुआ। बहुत बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, अगर किसी की विद्युत प्रवृत्ति 1 से कम है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बच्चों की जब वो विद्युत क्षेत्र जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है उससे जो नेट विद्युत क्षेत्र होता है उसका और ध्रुवण का जो अनुपात है वो 1 से भी कम है, इसका मतलब वो ध्रुवित बहुत कम हुआ। इसका मतलब बच्चों की उस पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका ध्रुवण बहुत ज्यादा कम होता है, जिससे हम कह सकते हैं कि 1 से कम, लेस देन 1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर 1 से बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ध्रुवित होता है, यदि 1 से कम है तो बहुत कम ध्रुवित होता है। तो बच्चों ये हमारा जो पराविद्युत पदार्थ का पिछली क्लास और इस क्लास से रिलेटेड जितना भी काम है वो खत्म होता जा रहा है। अब हम बच्चों आज की क्लास का लास्ट टॉपिक पाएंगे जो हमारा है विद्युत क्षेत्र और पराविद्युतांक में संबंध। बच्चों अब हम एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जिसका आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, वो है विद्युत क्षेत्र व पराविद्युतांक में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको इसमें 2 फिगर में दिखाने की कोशिश करी है स्टूडेंट, आप दोनों को ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत दोनों यूज़ होती हैं। बच्चों मैंने फर्स्ट फिगर में एक ऐसा धनात्मक प्लेट दिखाई है जिसका कोई विद्युत क्षेत्र दिखाया है मैंने यहाँ पे, और इसका मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं माना है, तो यहाँ पे जो माध्यम है वो क्या है बच्चों, वायु। बच्चों हमने गॉस में एक पढ़ा था, अगर अनंत कोई हमारे पास समतल प्लेट हो तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अनंत ये प्लेट है, क्योंकि हम जिस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र मानना चाहते हैं, कहीं भी हम विद्युत क्षेत्र मानना चाहते हैं उसके पॉइंट के हिसाब से इसे थोड़ी देर के लिए अनंत मान लेते हैं। तो बच्चों इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। और बच्चों अगर मैं मानूं कि इसकी थोड़ी बहुत मोटाई है, तो इसकी थोड़ी बहुत मोटाई है तो मैं कह दूंगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप समझ सकते हैं। अगर ये बहुत पतली होती तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता, अगर इसकी कोई मोटाई भी है तो हम कहेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ ये कौन सा आवेश है बच्चों, ये मुक्त आवेश है, क्योंकि ये जो आवेश है इसे हम मुक्त आवेश कहेंगे, बाह्य विद्युत क्षेत्र का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्रुवित आवेश नहीं है। अब बच्चों मैंने दूसरी फिगर में इसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये जो हमारा विद्युत क्षेत्र था, इसमें बच्चों एक पराविद्युतांक का कोई पदार्थ रख दिया है, कोई टुकड़ा रख दिया है। तो बच्चों जब ये विद्युत क्षेत्र अंदर जाता है तो अब तो हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अंदर जो प्रभाव होगा ध्रुवण का, उसके बाद जो हमें परिणाम मिलेगा वो हमें ई नेट मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, वो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र का ही कुछ पार्ट होता है बच्चों, वो कितना होगा, तो ये हमें मिलता है जितना भार का जो आवेश है, वो जो आवेश हमारा अंदर जाएगा सिग्मा। बच्चे यहाँ पे भी मुक्त आवेश की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहता हूं वो बाह्य विद्युत क्षेत्र का पार्ट होता है और बाह्य विद्युत क्षेत्र मुक्त आवेश की वजह से होता है। तो कितना विद्युत क्षेत्र बचता है, तो मैं कह सकता हूं बाह्य आवेश घनक जो होता है, अगर हम उसे पराविद्युत की विद्युतशीलता से डिवाइड कर दें तो हमें इतना ही बाह्य जो है नेट विद्युत क्षेत्र मिलेगा। बच्चों इस बात को एक बार दोबारा समझ लो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिया, यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों लिया।
ठीक है स्टूडेंट, दोबारा समझो, यहाँ पे जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो किसकी वजह से बच्चों? मुक्त आवेश की वजह से, सिग्मा आवेश घनत्व है। अगर इस प्लेट का मैं आवेश घनत्व कितना मानूं? सिग्मा। तो जो किसी भी प्लेट का समतल चादर का जो विद्युत क्षेत्र होता है, अगर उसकी कुछ मोटाई है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बच्चों जब मैं इसके अंदर कोई भी पराविद्युत रख दूंगा, अगर मैं ये पराविद्युत रख देता हूं इसके अंदर पराविद्युत पदार्थ, तो बच्चों इसके अंदर नेट विद्युत क्षेत्र कितना बचेगा? तो जो हमने पहला प्रोसीजर पढ़ा था कि ध्रुवित आवेश विद्युत क्षेत्र होता है, फिर बाह्य विद्युत क्षेत्र का जो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है उससे नेट बचता है। तो अब हम उसके थोड़ा सा अलग परिभाषा में कह रहे हैं, हम उसको वैसे ना कह के थोड़ी अलग परिभाषा में कह रहे हैं कि जो बाह्य विद्युत क्षेत्र मुक्त आवेश घनत्व की वजह से बनता है, जब वो अंदर जाएगा तो जितना उसकी विद्युतशीलता होगी पराविद्युतांक की, पराविद्युत पदार्थ की, उसका जो मान आएगा वो भी हम नेट विद्युत क्षेत्र के बराबर मान सकते हैं। तो बच्चों अगर हम दो समीकरण देखें, एक समीकरण हमारे पास फर्स्ट है और एक समीकरण हमारे पास सेकंड है, तो बच्चों अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें, यानी फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या? सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट को अगर सेकंड से डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा? हम कह सकते हैं ई नॉट जो हमारी पहली वाली है अपॉन जो पराविद्युत के अंदर जो हमारे पास कैपिटल ई है। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों अगर हम इसे दोनों का मान रखें तो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये आप देख सकते हैं बच्चों, आवेश घनत्व तो जो बाहर का हमने लिया है दोनों का सेम माना है, चाहे ये वाली प्लेट हो चाहे हो, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या आएगा? ई नॉट अपॉन ई, और ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा। बच्चों ये एप्सिलॉन के बारे में बात करना चाहता हूँ, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जो बच्चे लगातार मेरी क्लास देखते रहते हैं उन्हें पता है जो एप्सिलॉन होती है वो वायु के अलावा किसी भी और पदार्थ की विद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट होती है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। तो बच्चों किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता का और जो वायु के विद्युतशीलता होती है उसका जो अनुपात होता है बच्चों से हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? पराविद्युतांक। तो बच्चों आप देख सकते हो हमारे पास सीधा सीधा एक फॉर्मूला क्या है बच्चों, हमें पता चला कि जो वायु में विद्युत क्षेत्र होता है और जो किसी पराविद्युत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र होता है उसका जो अनुपात होता है उस पराविद्युतांक का, उस पराविद्युत पदार्थ का विद्युतांक कहलाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं इसे को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है। के को हम एक और नाम रखते हैं क्या? इसे हम कहते हैं सापेक्षित विद्युतशीलता, जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आप अच्छी तरह जानते हैं स्टूडेंट्स। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, ये परिभाषा बहुत ज़्यादा लिखने के लिए आती है, ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा बच्चों धारिता के अंदर। जब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे धारिता के अंदर तो आपको ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा।